नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन BLOC के 4 बाल विकास शाला पूर्व वर्षों के दौरान इकाई 19 भाषाई विकास शाला पूर्व वर्षों में 19.1 प्रस्तावना खंड 2 और 3 में क्रमशः आपने शिशुओं और 13 से 36 माह के बच्चों के भाषाई विकास हिंदी भाषा से संबंधित विकास के बारे में पढ़ा। आप जानते हैं कि भाषा सीखते समय सर्वसामान्य रूप से सभी बच्चे पहले रोकर कूजन और बालालाप करके संप्रेषण करते हैं और फिर एक शाब्दिक तथा 2 या 3 शाब्दिक वाक्यों में बोलना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात वे तार की भाषा में बातचीत करना और अंततः वयस्कों की भांति पूरे वाक्यों में बात करना सीखते हैं। वयस्कों के साथ अंतःक्रिया में बच्चे प्रायः अपने आसपास बोली जा रही भाषाओं के व्याकरणिक नियमों को सीखने लगते हैं और वाक्य बनाने के लिए वे शब्दों को इन नियमों के अनुरूप क्रमबद्ध भी करने लगते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्येक भाषा में शब्दों को क्रमबद्ध करने के नियम भिन्न भिन्न होते और भाषा अर्जन में भी व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। इस इकाई में भी हम उदाहरणों सहित शाला पूर्व वर्षों में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित चर्चा करेंगे। इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार शाला पूर्व वर्षों में बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है और किस प्रकार वे व्याकरणिक नियमों को प्रयुक्त करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अब छपी हुई, लिखी हुई भाषा और बोली गई भाषा के बीच संबंध को समझने लगते हैं और बोलने के साथ साथ भाषा पढ़ना तथा लिखना भी सीखते हैं। इस इकाई में उन कौशलों के बारे में भी पढ़ेंगे जो बालिका को पढ़ने और लिखने की ओर अग्रसर करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह बताना भी जरूरी है कि इस इकाई में वर्णित हिंदी भाषा के विकास के मानदंड औसत पर आधारित हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप शाला पूर्व वर्षों में बच्चे जिन भाषाई कौशलों की सीखते हैं, उनकी सूची बना सकेंगे। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का वर्णन कर सकेंगे। शाला पूर्व बच्चे जिन लेखन पूर्व और पठन पूर्व कौशलों को सीखते हैं, उनके बारे में बता सकेंगे। साक्षर शिक्षित होने के लिए पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों का महत्व समझा सकेंगे। भाषा सीखने में विभिन्न कारकों के प्रभाव पर चर्चा कर सकेंगे। भाषाई विकास को आगे बढ़ाने में पालनकर्ता की विशेष भूमिका का वर्णन कर सकेंगे और बाल्यावस्था में भाषा संबंधी कुछ सामान्य समस्याओं, विसंगतियों को जान सकेंगे और उनके कारणों का वर्णन कर सकेंगे। 19.2 शाला पूर्व बच्चों के भाषाई कौशल। आप जानते हैं कि शाला पूर्व आयु में आने से पहले ही बच्चे संप्रेषण के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के सही उच्चारण के लिए वे विभिन्न ध्वनियों का चयन करके उनके मिश्रण से अनुरूप शब्द बोलते हैं। साथ ही इसी आयु में उनका शब्द भंडार भी विस्तृत होता है और वाक्य बनाने के लिए वे व्याकरण के नियमों का अनुसरण करते हैं। शायद आप सोच रहे हों कि जब 13 से 36 माह के बच्चे व्याकरणिक नियमों के अनुरूप वाक्यों का गठन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो शाला पूर्व बच्चों की भाषा से उनकी भाषा किस प्रकार भिन्न होती है। आइए पहले हम इन भिन्नताओं के बारे में पढ़ें। एक भिन्नता तो यह है कि शाला पूर्व बच्चे अपने वाक्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके लंबे वाक्य बोलते हैं। उनके वाक्य अधिक स्पष्ट भी होते हैं। दूसरी भिन्नता यह है कि अब बच्चे संप्रेषण के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं और सोच विचार कर बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि उनकी बढ़ती हुई संज्ञानात्मक योग्यता को प्रतिबिंबित करता है। अन्य शब्दों में अब वे प्रभावशाली रूप से संप्रेषण करते हैं। आपने अवश्य ही शाला पूर्व बच्चों का अवलोकन करते समय अनुभव किया होगा कि बातचीत करते समय वे अचानक बीच में रुककर सोच विचार कर अपने शब्दों को बदलकर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं।
वे एक शब्द बार बार नहीं दोहराते, प्रत्युत वैकल्पिक शब्द इस्तेमाल करते हैं या स्वकथित वाक्य को पुनः गठित करके भिन्न शब्दों में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, और टॉफी दो, मुझे 2 टॉफियाँ दो, क्या हम, मैं घर जाना चाहती हैं, मेरा खिलौना दो, वह खिलौना मेरा है। यदि आप कुछ समय के लिए शालापूर्व बच्चों की भाषा सुने तो आप पाएंगे कि 13 से 36 माह के बच्चों की तुलना में शालापूर्व बच्चों के वाक्य अधिक जटिल होते हैं। भाषा को ज्यादा लचीला बनाने के लिए वे भिन्न क्रम में शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य बनाते हैं। पिछले खंड की इकाई 14 में आपने पढ़ा कि प्रायः 13 से 36 माह में बच्चे कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते, किंतु शालापूर्व वर्षों के अंतर्गत वे इनमें से अधिकांश ध्वनियों का उच्चारण कर पाते हैं। किंतु संभवतः अभी भी कुछ बच्चे सभी ध्वनियों का सही उच्चारण न कर सकें। शोधों से ज्ञात हुआ है कि शालापूर्व बच्चों को जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में समस्या आती है, वे हैं त्रा ध्वनि वाले शब्द, त्रुटि, त्रिकोण आदि, र ध्वनि वाले शब्द, प्रक, ड्रम, सर्प आदि। जैसा कि आप जानते हैं, 13 से 36 माह की अवस्था में बच्चे अपनी बात का अर्थ बताने के लिए अवाचिक संप्रेषण का अधिक इस्तेमाल करते हैं, और उनकी भाषा संदर्भ पर निर्भर करती है। किंतु शालापूर्व वर्षों में वे अवाचिक संप्रेषण का इस्तेमाल काफी कम कर देते हैं और शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। अब उनकी भाषा संदर्भ केंद्रित नहीं रहती, वे इशारे, हाव भाव, अनुतान और सुर के उतार चढ़ाव द्वारा अधिक प्रभावशाली तरीके से संप्रेषण करते हैं। आइए उदाहरण द्वारा उपर्युक्त वर्णन को स्पष्ट रूप से समझें। जब 2 वर्षीय रेनू अलमारी के ऊपर रखी गेंद की ओर इशारा करके कहती है, मम्मी गेंद, तो उसके स्वर के उतार चढ़ाव, हाव भाव और संदर्भ से माँ समझ जाती है कि बालिका को अलमारी के ऊपर रखी गेंद चाहिए। दूसरी ओर 6 वर्ष की उम्र में वही बालिका ऐसी स्थिति में संभवतः अपनी माँ से कहे, मम्मी, मुझे अलमारी के ऊपर रखी गेंद चाहिए। शालापूर्व बालिका के शब्द उसकी इच्छा के पूरे अर्थ को व्यक्त करते हैं और अपने उच्चारणों का अर्थ संप्रेषित करने के लिए वह हाव भावों या इशारों पर निर्भर नहीं करती। प्रतीकों का प्रयोग, चाहे वे शब्द हों या चित्र, भाषा के सही प्रयोग को दर्शाते हैं। कई प्रकार के प्रतीकों, शब्द, वर्ण, संख्या, चित्र को समझने की योग्यता शालापूर्व वर्षों में विकसित होती है। शालापूर्व बच्चों को भिन्न प्रकार के वाक्यों द्वारा संप्रेषित अर्थों का बोध होने लगता है, अर्थात बच्चे समझते हैं कि एक वाक्य विशेष द्वारा वयस्क प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, आदेश दे रहे हैं, चलो पढ़ाई करो, अभी नहीं जाना, आदि विस्मय प्रदर्शित कर रहे हैं। हाय, बेचारे को चोट लग गई, उफ, यह बड़ा गर्म है, आदि इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। खुश रहो, अच्छी बात है, आदि अपना संदेह प्रकट कर रहे हैं, पता नहीं जाना हो पाएगा कि नहीं, हो सकता है वह कल आ जाए, आदि या संकेत दे रहे हैं, यदि तुम पढ़ते तो अच्छे अंक प्राप्त करते, आदि। जबकि हम कह चुके हैं कि बच्चे संदर्भ केंद्रित नहीं रहते और वाक्य के उच्चारण से ही उसका अर्थ समझ जाते हैं, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिन्हें समझने के लिए वयस्कों को भी संदर्भ को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है, अन्यथा जिस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य का प्रयोग किया गया है, वह संप्रेषित नहीं हो पाएगा या उसका गलत अर्थ भी संप्रेषित हो सकता है। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए। इस पहलू को समझने में यह उदाहरण सहायक होगा। दरवाजा खुला है। इस 3 शाब्दिक साधारण वाक्य के कम से कम 3 भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। इस वाक्य का यथार्थ अर्थ समझने के लिए इसके संदर्भ से परिचित होना अनिवार्य है। आइए इस वाक्य के भिन्न भिन्न अर्थों को लें। इसका एक अर्थ तो यह हो सकता है कि दरवाजा खुला है, अर्थात अंदर चले आओ। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि दरवाजा खुला है, अर्थात चले जाओ। और तीसरा अर्थ संभवतः किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है,
अर्थात दरवाजा बंद है या खुला, दरवाजा खुला है। 19.2 एक शब्द भंडार में वृद्धि। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जितने शब्द बच्चे अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, उससे कहीं अधिक शब्दों को वे समझते हैं। वयस्कों के मामले में भी यही बात सही उतरती है। यदि हम ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि जिन शब्दों को प्रतिदिन की भाषा में हम प्रयुक्त करते हैं, उनके अतिरिक्त भी काफ़ी अन्य शब्दों को हम समझते हैं। इस क्षेत्र में हुए विस्तृत शोध से ज्ञात हुआ है कि लगभग 4 वर्ष की उम्र तक बच्चे अपनी भाषा में औसतन 1200 शब्दों का प्रयोग करते हैं और इससे भी कहीं अधिक शब्दों को समझते हैं। 4 से 6 वर्ष की आयु में उनका शब्द भंडार काफ़ी बड़ा, 12,000 से 14,000 शब्दों का हो जाता है। शब्दों का उच्चारण सीखने के बाद बच्चों को उनका सामान्य प्रयोग करना भी सीखना होता है। इसके लिए अनिवार्य है कि वे शब्द के प्रयोग से परिचित हों, अर्थात अपने आसपास बोली जा रही भाषा में वे उस शब्द को प्रयुक्त होते हैं सुने। उदाहरण के लिए मुझे और मैं दोनों ही शब्द अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन दोनों का एक ही मतलब होने पर भी वे भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसे समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण को लें। मैं स्कूल जाती हूँ। मुझे स्कूल जाना है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों से यह स्पष्ट है कि मैं के स्थान पर मुझे और मुझे के स्थान पर मैं का इस्तेमाल गलत माना जाएगा। बच्चों को मैं और मुझे का सही प्रयोग करना सीखना होगा। ये समझ शाला पूर्व वर्षों में विकसित होती है। बच्चों के बढ़ते हुए शब्द भंडार और तीव्रता से विकसित हो रही संज्ञानात्मक योग्यताओं के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। यह सीखने के साथ कि एक शब्द कैसे प्रयुक्त होता है, बच्चों को यह भी समझना होता है कि वह शब्द किसका प्रतीक है, अर्थात उन्हें उस संकल्पना को समझना होता है जिसके लिए वह शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार शब्द की समझ संकल्पना की समझ से संबद्ध है। शोधों से ज्ञात होता है कि भाषा के विकास के दौरान केवल संकल्पना को समझने के पश्चात ही बच्चे उस संकल्पना को संबोधित करने वाले सही शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषाई विकास और संज्ञानात्मक विकास में विशेष संबद्धता है। निम्नलिखित उपभाग पढ़कर यह बात आप और स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। शाला पूर्व वर्षों में बच्चे वस्तुओं को 2 वर्गों, छोटे और बड़े, में वर्गीकृत करने लगते हैं। इससे पहले वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। वे उन शब्दों को भी अपनी भाषा में प्रयुक्त करने लगते हैं जिनमें 2 वस्तुओं या लोगों की तुलना लेती है, अर्थात तुलनात्मक सो जैसे थोड़ा बड़ा, थोड़खेटा, बहुत बड़ा, बहुत कम इत्यादि शब्द उनकी भाषा में सुनने को मिलते हैं। जब बालिका किसी विशिष्ट परिस्थिति या वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त किए गए विशेष शब्द को पहली बार सुनती है, तो वह उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहती है और केवल उसी परिस्थिति या वस्तु के लिए ही उस शब्द का प्रयोग करती है। 3 वर्ष की आयु तक सामान्यीकरण। 12 वह ऐसे शब्दों का प्रयोग अन्य स्थितियों में भी करने लगती है। इसके पश्चात बच्चे प्रमेय शब्दों CONTAST टर्म्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि वैषम्य शब्दों जैसे छेटाबड़ा, समान भिन्न आदि में यदि वैषम्य को संबोधित करने वाले एक से अधिक पहलू विशेषताएं हो तो बच्चे असमंजस में पड़ सकते हैं। आइए इस तथ्य को उदाहरण द्वारा समझें। एक पेंसिल और एक पक्षी दोनों दिखने में काफी भिन्न हैं। यदि इन दोनों के चित्र बच्चों को दिखाए जाए तो वे एकदम से बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यदि उनको 2 समान दिखने वाले एक कुत्ते और एक बकरी के चित्र दिखाए जाएं तो शायद वे असमंजस में पड़ जाएंगे। संभवतः उन्हें वे एक समान ही कहें क्योंकि दिखने में दोनों की विशेषताएं जैसे समान आकार, समान बनावट, अर्थात 4 टांगे, एक पूंछ, 2 कान आदि, समान रंग और अन्य लगभग एक से पहलू होते हैं जिनको देख बच्चे दोनों को समान समझते हैं। वे इनको इसलिए भी समान कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही जानवर हैं।
वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में वे वैषम्य के पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। आप इकाई 18 में पढ़ चुके हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं के सभी पहलुओं पर बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अर्थात हमारा यहाँ यह कहना सही है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों को समझने की योग्यता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। शाला पूर्व वर्षों में बच्चों में स्थान संबंधी संकल्पना का बोध भी होने लगता है। वे समझते हैं कि उनके आसपास की प्रत्येक वस्तु जगह घेरती है। यह संकल्पना उन्हें उन शब्दों, क्रियाविशेषण शब्दों की सही व्याख्या और प्रयोग में सहायक होती है, जो स्थान, स्थानवाचक क्रियाविशेषण को सूचित करते हैं, जैसे यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आदि। तथापि, स्थान सूचित करने वाले शब्दों के सही इस्तेमाल के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्य को समझें। उदाहरण के लिए, एक वक्ता द्वारा प्रयुक्त यहाँ या वहाँ जैसे शब्दों को समझने के लिए बालिका को यह समझना होगा कि वह वक्ता या श्रोता, सुनने वाले, किसके संदर्भ में बोले गए हैं। अर्थात उसे समझना होगा कि शब्द विशेष में प्रयुक्त स्थान से वक्ता का क्या तात्पर्य है। जिन वाक्यों में वहाँ जाओ, यहाँ आओ जैसे वाक्यांश होते हैं, उन वाक्यों में बालिका को समझना होगा कि आना और जाना शब्द गति को सूचित करते हैं। एक अन्य स्थिति में, जब बालिका को कहा जाता है, यह खिलौना लो, वह पुस्तक लाओ, तो इस संदर्भ में उसे यह बोध होना आवश्यक है कि यहाँ, वहाँ शब्दों के अनुसार वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जा सकती है, अर्थात वे वस्तुओं के घटित होने का कारण हो सकती है। जैसे जैसे बच्चे स्थान, गति और कारण की संकल्पना से परिचित होने लगते हैं, वे स्थान के लिए प्रयुक्त शब्दों जैसे यहाँ वहाँ, सामने पीछे का उपयुक्त प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा बालिका के 3 वर्ष की होने पर होता है। शाला पूर्व वर्षों के बाद के वर्षों में बालिका बेहतर रूप से वाक्यों और अनुदेशों का अनुसरण कर सकती है, अर्थात अब वह गेंद को यहाँ रखो, यह मेरा है, और वह सीमा का है, जैसे वाक्यों को भली भांति समझती है। 4 वर्ष की उम्र में बालिका स्थान सूचित करने वाले अधिकांश शब्दों का सही प्रयोग करने लगती है। तथापि, शाला पूर्व बच्चों द्वारा स्थान के लिए प्रयुक्त शब्दों की योग्यता का अध्ययन करने के लिए हुई शोधों से ज्ञात हुआ है कि यदि एक वाक्य में से स्थान संबंधी सूचना सही रूप से नहीं दी गई हो तो संभवतः उसका अर्थ निकालने के लिए बालिका दोबारा स्वयं उस वाक्य की रचना करें। आइए उदाहरण द्वारा इसे समझें। यदि कोई बालिका से कहे, फूलदान के नीचे टेलीविजन है, तो वाक्य को समझने का प्रयत्न करते समय हो सकता है कि वह वाक्य को गलत दोहराते हुए कहे, टेलीविजन के नीचे फूलदान है। इससे संबंधित चित्र पृष्ठ 57 पर है। उपर्युक्त चर्चा से अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि संकल्पनाओं के विकास के साथ साथ बच्चों का शब्द भंडार भी विकसित होता है। 19.2.2 भाषा के नियमों का बोध। आप इकाई 18 में समय, स्थान, संख्या, आकार इत्यादि की संकल्पनाओं के विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। इस उपभाग में अब आप पढ़ेंगे कि इन संकल्पनाओं की समझ भाषा के विकास में कैसे सहायक होती है। जब बालिका समय की संकल्पना समझने लगती है, तब वह कालों का सुनिश्चित, सुस्पष्ट रूप से प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है। तथापि कभी कभी वह गलतियां भी कर सकती हैं। भूतकाल या वर्तमान काल का प्रयोग करने के लिए वाक्य गठन में शब्दों को भिन्न रूप से जोड़ना अपेक्षित होता है। आइए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इस तथ्य को समझें। आई, वह जा रहा है। 2, वह चला गया। 3, वह चला जाएगा। उपर्युक्त तीनों वाक्य क्रमशः आई, वर्तमान, 2, भूत और 3, भविष्यत काल को बताते हैं। यद्यपि 2-3 वर्ष के बच्चे इन वाक्यों द्वारा संप्रेषित जानकारी को समझते हैं, वे अपनी भाषा में इनको सही रूप से प्रयुक्त नहीं कर पाते। तथापि, शाला पूर्व बच्चों की भाषा में आप ऐसे
काल को सूचित करने वाले वाक्य सुन सकते हैं। आपने शाला पूर्व बच्चों को बीती हुई घटनाओं के बारे में बातचीत करते सुना होगा। तथापि कभी कभी शाला पूर्व बच्चों को कुछ समय पूर्व घटित घटना के बारे में बताने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, यदि बालिका से यह पूछा जाए कि पिछले महीने उसने स्कूल में क्या किया था, तो वह शायद इसके बारे में बताने में असमर्थ हो। इसका कारण यह नहीं है कि बालिका पूछे गए प्रश्न को नहीं समझती, प्रत्युत उससे घटनाओं को पुनः स्मरण करके उनको क्रमानुसार शब्दबद्ध करके वृत्तांत सुनाने को कहा गया है, जो अभी उसके लिए कठिन है। इस क्रिया में जिन संज्ञानात्मक योग्यताओं पर बालिका निर्भर करती है, वे हैं स्मरण शक्ति, प्रतीकात्मक रूप से सोच पाना, घटनाओं के भिन्न पहलुओं के बीच संबद्धता, क्रमबद्धता, और फिर सोच विचार कर सही प्रकार से घटना को शब्दबद्ध करना। यदि बच्चों को उनके तत्कालीन अनुभवों के बारे में बताने को कहा जाए तो ऐसा संभवतः बच्चे आसानी से कर सके। घटना से संबद्ध कुछ संकेत उन्हें घटना को पुनः सृजित करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि कोई घटना बालिका के लिए विशेष अर्थ रखती हो तो उसे वह याद रखती है और उसका पुनः स्मरण भी आसानी से कर पाती है। जैसा कि हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि विशेष महत्व की घटना के बारे में हम प्रायः आसानी से बना सकते हैं। भाषा में भविष्यत काल का प्रयोग करना बच्चे भूतकाल और वर्तमान काल की अपेक्षा बाद में सीखते हैं। इसका कारण है कि बालिका को तत्कालीन भूतकाल का वास्तविक अनुभव ज्यादा अच्छी तरह याद रहता है और उसको केवल पुनः स्मरण करके वृत्तांत को शब्दबद्ध करना होता है, जबकि भविष्यत काल के बारे में वर्णन करते समय उसे भविष्यत काल संबंधी समुचित योग्यताओं जैसे पूर्वानुमान लगाने, प्रतीकात्मक रूप से विचार कर पाने, सही क्रम में घटनाओं को क्रमबद्ध करने आदि की योजना शामिल है। इसमें सोच विचार कर समस्याओं का हल निकालकर समस्या समाधान भाषा के माध्यम से शब्दबद्ध करने की योग्यता भी अपेक्षित होती है। आपने देखा होगा कि हिंदी बोलने वाले बच्चे माय वर्तमान काल को संप्रेषित करने वाले कल और भूतकाल वाले कल की संकल्पना को इस्तेमाल करते समय गलती करते हैं। 4-4.5 वर्ष के होने पर ही बच्चे भविष्यत्काल का समुचित रूप से प्रयोग कर पाते हैं। तथापि 8-10 वर्ष के होने पर भी कालों के बारे में बच्चे असमंजस में पड़ सकते हैं। इकाई 14 में आपने पढ़ा कि 13 से 36 माह के बच्चे निषेधात्मक अभिव्यक्तियों को किस प्रकार अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। नहीं दूध पीना, नहीं बिस्कुट दो, जैसे वाक्य वे प्रायः बोलते हैं। नकारात्मक वाक्यों की रचना वे नहीं या न शब्द के प्रयोग द्वारा व्यक्त करते हैं। तथापि शाला पूर्व वर्षों में वे नहीं का वाक्य में सही स्थान पर प्रयोग करना सीख जाते हैं, अर्थात अब वे कहते हैं दूध नहीं पीना या मुझे यह अच्छा नहीं लगता। शाला पूर्व बच्चे अब दोहरे नकारात्मक शब्दों का भी अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय पश्चात बच्चे ऐसे नकारात्मक वाक्य बोलने योग्य हो जाते हैं जिनमें कोई, अधिक, काफी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जो कही गई बात को और स्पष्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे यह गेंद ज्यादा पसंद नहीं है, यह काफी नहीं है। यह शब्द मात्रा की धारणा को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें विकसित होने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त शाला पूर्व वर्षों में बच्चे नहीं या न के स्थान पर अब मत शब्द का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण के लिए, पहले वे कहते हैं वह नहीं दो और अब वे कहते थे वह मत दो या मत जाओ। शाला पूर्व वर्षों में बच्चे जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों जैसे वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्या, किन, कैसे, कब, कहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है को समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि पहले बच्चे पुष्टि प्रश्नों, फिर हाँ, न वाले प्रश्नों और फिर जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों का इस्तेमाल करना सीखते हैं।
जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों का प्रत्युत्तर 13 से 36 माह के बच्चे सही रूप से नहीं दे पाते। 2.5 वर्षीय सबीना का ही उदाहरण लीजिए। सबीना सेब खा रही थी और उसकी बड़ी बहन ने जब उससे पूछा, तुम इसे क्यों खा रही हो? तो उसने जवाब दिया, यह सेब है। जैसे कि उससे यह पूछा गया हो, वह क्या खा रही है? वस्तुतः वह अभी, क्या, और कहा, जैसे जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों को सही तरह से नहीं समझती। यह समझ शालापूर्व वर्षों में विकसित होती है। शालापूर्व बच्चे, कहाँ, कैसे, और क्यों, जैसे प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकते हैं। क्या और क्यों वाले प्रश्नों की समझ यद्यपि 13 से 36 माह के अंतिम महीनों में बच्चों को आने लगती है, तथापि कब और कैसे जैसे प्रश्नों की समझ शालापूर्व वर्षों में ही विकसित होती है, क्योंकि इनके लिए समय की संकल्पना की जानकारी अपेक्षित है, जो शालापूर्व वर्षों में ही विकसित होती है। हिंदी भाषा सीखते समय वाक्य रचना में बच्चों को सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करना भी सीखना होता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वाक्यरचना में सर्वनाम के सही प्रयोग का काफी महत्व होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तू। हिंदी सीखते समय बच्चों को यह सीखना जरूरी है कि प्रत्येक सर्वनाम के प्रयोग के साथ साथ क्रिया में भी अनुरूप परिवर्तन आता है। आइए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे समझें। 1. तू जा रहा है। 2. तुम जा रहे हो। 3. आप जा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः तू, तुम और आप के साथ क्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना बच्चे शालापूर्व वर्षों में सीखते हैं। साथ ही वे यह भी सीखते हैं कि आप आदरसूचक शब्द है और इसका प्रयोग विनम्रता दर्शाने, अपने से अवस्था, तजुर्बे या सामाजिक स्तर में ऊंचे या बड़े या अनजाने व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तू और तुम का प्रयोग हम उम्रों या अपने से उम्र में छोटे व्यक्तियों या जिनसे हमारी घनिष्ठ मित्रता होती है, उनके लिए किया जाता है। हिंदी भाषा में लिंग विधान कुछ पेचीदे हैं। हिंदी में शब्दों को लिंग की दृष्टि से वस्तुतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि नपुंसकलिंग का इस्तेमाल सर्वथा लोप है। नपुंसकलिंगवाची शब्द भी हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों में ही अंतर्भूत हो गए हैं। अतः हिंदी सीखने वाले लोगों को लिंगवाची शब्दों का सही प्रयोग करने में कठिनाई महसूस होती है। हिंदी में लिंग निर्णय दो प्रकार से किया जाता है। 1. शब्द के अर्थ से, 2. शब्द के रूप से। हिंदी में लिंग निर्धारण प्रकृति पर आश्रित है। प्रायः व्यक्तिवाचक शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार तथा अव्यक्तिवाचक शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित किया जाता है। चूंकि हिंदी में अव्यक्तिवाचक शब्दों का लिंग अधिकांशतः व्यवहार पर निर्भर करता है, अतः इनके लिंग निर्धारण में अक्सर कठिनाई आती है। आइए इस तथ्य को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़ें। 1. उसकी आंखें का इलाज चल रहा है। स्त्रीलिंग, उसके नेत्रों का इलाज चल रहा है। पुल्लिंग। 2. मोटरसाइकिल आ रही है। स्त्रीलिंग। स्कूटर जा रहा है। पुल्लिंग। 2. क्या चाय बन गई? स्त्रीलिंग। क्या दूध उबल गया? पुल्लिंग। उपर्युक्त वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि समान शब्दों आँख और नेत्र, मोटरसाइकिल और स्कूटर, चाय और दूध के लिंग निर्धारण अलग अलग है। यद्यपि लिंग निर्धारण अनियमित और यादृच्छिक प्रतीत होता है, फिर भी हिंदी सीखने वाले बच्चों की एक विलक्षण बात यह है कि वे सहज रूप से सही लिंग निर्धारण सीख लेते हैं। किंतु जब बड़े बच्चे या वयस्क हिंदी सीखते हैं, तो लिंग निर्धारण में उन्हें काफी कठिनाई महसूस होती है। लिंग की जानकारी के साथ साथ शाला पूर्व वर्षों में वचन, एकवचन, बहुवचन संबंधी जानकारी का विकास भी प्रारंभ होता है।
3-4 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे वाक्यांशों के साधारण और आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले आलंकारिक, फिग्यूरेटिव या निहित, नॉन लिटरल अर्थ समझने लगते हैं, अर्थात वे कुछ सामान्य वाक्यों में छिपे अर्थ को समझ सकते हैं। आइए शाला पूर्व बच्चों की इस विलक्षण अनुभूति से संबंधित एक उदाहरण ले। एक दिन सीमा की माँ कहने लगी, ओफ, मेरी कमर टूट रही है। तो सीमा समझ गई कि वास्तव में माँ की कमर टूटी नहीं, प्रत्युत उनकी कमर दर्द कर रही है। शाला पूर्व अवस्था के अंत तक, अर्थात जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, तब वे कुछ वाक्यांश जो आलंकारिक प्रकार के होते हैं, अर्थात जिनका स्वरूप आलंकारिक होता है, उन्हें समझने लगते हैं, और कुछ तो इनका यदा कदा प्रयोग भी करते हैं। उपमा, सेमिलीज, रूपक, मेटफोर्स और व्यंग्योक्ति, आयरनी वाक्यांश आलंकारिक वाक्यांश कहलाते हैं। आइए इस पहलू को और विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। दो वस्तुओं, लोगों, चीजों आदि में समानता दर्शाने वाली उपमायुक्त अभिव्यक्तियों में तरह समान जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, वह खरगोश की तरह दौड़ता है। यह एक उपमायुक्त वाक्य है। इस वाक्य में व्यक्ति के दौड़ने की गति और शैली की तुलना खरगोश से की गई है। उपमा युक्त अभिव्यक्तियों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। वह दूध की तरह सफेद है, उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी है, आदि। ऐसे साधारण वाक्यों को शाला पूर्व बच्चे समझ सकते हैं। जब बच्चे पेड़ों पर चढ़ते या पलंग या फर्नीचर के ऊपर चढ़ते, उतरते या कूदते हैं, तो उनसे कहा जाता है, तुम बंदर की तरह शैतान हो। बच्चे इस वाक्य का अर्थ समझते हैं और बंदर से अपनी तुलना उन्हें पसंद आती है। इसमें निहित मजाक परिहास भी वह समझते हैं और हंसते भी हैं। वे वाक्यांश जिनमें तरह समान शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता, किंतु दो चीजों के बीच समानता निहित होती है, रूपक अभिव्यक्तियां कहलाती है। रूपक अभिव्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, वह तो लोमड़ी है, तुम तो ईद का चांद हो, बड़ी मुश्किल से मिलते हो, आदि। शाला पूर्व वर्षों में वाक्यों द्वारा संप्रेषित निहित अर्थ को समझना बच्चों के लिए कठिन होता है। व्यंग्यात्मक वाक्यांश, अर्थात जो संदर्भ के सर्वथा विपरीत होते हैं, इनको भी शाला पूर्व बच्चों को समझने में कठिनाई होती। व्यंग्यात्मक वाक्यांश की समझ संदर्भ सहित कई अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, बहुत ठंड पड़ने पर यदि कोई व्यक्ति कहता है, इतनी ठंड पड़ रही है, लगता है मैं तो जम ही जाऊंगा। संभवतः बच्चे वयस्क द्वारा उच्चारित इस वाक्य का तात्पर्य समझ ले। लेकिन ऐसे ही जब बहुत ठंड हो और तब यदि वयस्क कहे, इतनी गर्मी में तो मैं पिघल ही जाऊंगा, तो इस कथन से बच्चे समझते हैं कि वयस्क सच नहीं बोल रहे, क्योंकि आज तो इतनी ठंड है। वे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि वाक्य असलियत में गलत है और वयस्क का संकेत वाक्य के निहित अर्थ की ओर है। उपयुक्त उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि बच्चे तभी व्यंग्योक्ति, उपमा तथा रूपक अभिव्यक्तियां समझ सकते हैं जब वे तथ्य तक ही अपने को सीमित नहीं रखते, प्रत्युत उसके भाव को भी समझते हैं। 7 वर्ष की आयु तक सामान्यतः वे ऐसा करने योग्य हो जाते हैं। अब वे दूसरों के परिप्रेक्ष्य से वस्तुओं को देख सकते हैं और सही संदर्भ में वस्तुओं को समझते हैं। बॉक्स 19। 1. परिहास, मजाक। अभी आपने पढ़ा कि बाद के शाला पूर्व वर्षों में बच्चे वाक्यों के यथाशब्द अर्थ, मूल अर्थ को समझने के साथ ही उसके अव्यक्त और निहित अर्थ भी समझने लगते हैं, और कभी-कभी उन्हें ये अर्थ बहुत ही मजाकिया लगते हैं। तथापि शाला पूर्व बच्चे शब्दों पर आधारित चटकले नहीं समझ पाते, क्योंकि इसके लिए यह समझ होनी अनिवार्य है कि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, और सामान्यतः इस अवस्था में बच्चों के लिए एक शब्द विशेष का एक ही अर्थ होता है। दूसरी ओर वे उन परिस्थितियों और घटनाओं को जो असंभव्य है या जिनमें घटनाओं
वस्तुओं आदि का अस्पष्ट मिश्रण दृष्टिगत होता है में निहित मजाक को रसास्वादन करते हैं। 6 वर्षीय विशाल का उदाहरण लीजिए। वह एक कॉमिक देख रहा था और हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। पास ही बैठी उसकी मौसी यह सोचकर बहुत हैरान थी कि वह कॉमिक को समझ सकता है। उसने विशाल से उसके हंसने का कारण पूछा तो उसने चित्र की ओर इशारा किया, जिसमें एक हाथी घोड़े की पीठ पर बैठा है और एक छोटा सा चूहा हाथी की पूंछ के साथ लटका हुआ है। यह चित्र उसे बहुत ही मजेदार लगा। वर्टिकल बार चित्र पृष्ठ 60 पर दिया गया है। आपने देखा होगा कि भाषाई कौशलों के विकास की चर्चा करने के साथ साथ हमने संज्ञानात्मक योग्यताओं के संबंध में भी चर्चा की है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि संज्ञानात्मक योग्यताओं और भाषाई विकास में संबद्धता है। बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों तथा वाक्यों को वयस्कों की भाषा के मानकों के आधार पर नहीं मापना चाहिए। भाषाई विकास की समुचित जानकारी के लिए विचार शक्ति और भाषाई कौशलों का एक साथ अध्ययन करना जरूरी है। 19.2.3 पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल। पढ़ने और लिखने के कौशल शाला पूर्व वर्षों में ही रूप ग्रहण करने लगते हैं। यही वे वर्ष होते हैं जब बच्चे लिखने पढ़ने में रुचि अभिव्यक्त करते हैं। शाला पूर्व बच्चों को आपने प्रायः दीवार पर, जमीन पर, रेत में, कागज पर या अपनी हथेली पर अपना नाम लिखते हुए देखा होगा। अब उन्हें केवल कहानी सुनने में मजा नहीं आता, प्रत्युत वे स्वयं कहानी पढ़ने में भी रुचि दर्शाते हैं। आपने शायद यह भी देखा होगा कि जबकि वे अभी ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते, फिर भी कहानी की किताब लेकर उसकी तस्वीरों के अनुसार वे आराम से स्वयं कहानी गढ़कर एक दूसरे को सुनाते हैं। सैर पर जाते हुए भी आपने उन्हें दुकानों के नाम, पोस्टर, विज्ञापन, गाड़ियों के नंबर आदि ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हुए सुना होगा। टेलीविजन, मैगजीनों, अखबारों, लिफाफों पर लिखे अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को भी वे पढ़ते हैं। इस प्रकार वे बोले गए और लिखे गए शब्दों के बीच संबद्धता समझते हैं। रोजमर्रा के ऐसे अनुभव से ही बच्चे शब्दों के अर्थ और सही उच्चारण सीखते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि जब बच्चे किसी शब्द को पढ़ पाने में असफल होते हैं, तो वे वयस्कों से उसके बारे में पूछते हैं। ये शब्दों का अर्थ भी पूछते हैं। वयस्कों को भी बच्चों की इस रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए सैर पर जाते हुए या बस में जाते हुए ऐसे लिखे हुए विज्ञापनों, निर्देशों आदि पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से अपने आसपास की चीजों में बच्चे रुचि दिखाते हैं और समझते हैं कि हर वस्तु, भाव, धारणा, संवेग आदि को संबोधित करने के लिए शब्द होते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द निश्चित अर्थ संप्रेषित करता है। बच्चे जब कोई नया शब्द सीखते हैं तो उसे अपनी भाषा में प्रयुक्त भी करते हैं। आइए संक्षेप में पढ़ें कि शाला पूर्व वर्षों के बच्चों के भाषाई विकास की किन उपलब्धियों के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। शाला पूर्व वर्षों में बच्चों का शब्द भंडार तीव्रता से बढ़ता है। वे समझते हैं कि भिन्न भिन्न ध्वनियों के मिश्रण से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का विशेष अर्थ होता है और शब्दों को क्रमबद्ध भी किसी नियम के अनुसार किया जाता है ताकि कही गई बात दूसरों को समझ आ जाए। बच्चे भी समझने लगते हैं कि एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से भी कहा जा सकता है, अर्थात भाषा में लचीलेपन का भी उन्हें बोध होने लगता है। शाला पूर्व बच्चे लिखित प्रतीकों का प्रयोग करना भी सीखने लगते हैं, अर्थात अब किसी वस्तु, विचार या संकल्पना को बताने के लिए वे वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, सीधी रेखा आदि आकृतियां बना सकते हैं। बच्चे समान उच्चारणों के शब्दों जैसे राम, काम, आम, नाम आदि में भेद करना सीख जाते हैं।
अतः ऐसे कौशल जो बच्चों को पढ़ने और लिखने की ओर अग्रसर करते हैं, उन्हें सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पढ़ने और लिखने की प्रेरणा के लिए बच्चों को पर्याप्त अवसर भी प्रदान करने चाहिए। आइए अब जानें कि पढ़ने और लिखने से पहले किन कौशलों का होना अपेक्षित होता है। नीचे इन कौशलों की सूची दी गई है। आँखों की गति पर नियंत्रण, क्योंकि पढ़ने की क्रिया में आँखों की तीव्र गति आवश्यक है। क्रेयॉन, चौक या पेंसिल और किताबें पकड़न तथा पन्ने इत्यादि पलटने के लिए अंगुलियों और कलाइयों की गति पर नियंत्रण। आकारों में बहुत ही सूक्ष्म भिन्नताओं जैसे भ और म या वर्ग और चतुर्भुज को पहचान पाना। ध्वनियों को भिन्न भिन्न आकारों, अक्षरों से संबद्ध कर पाना। ध्वनियों का उपयुक्त मिश्रण करके उनका सही उच्चारण कर पाना, जैसे रू, को आदि और क्रमशः रुई और कुआ या रूक और कुर्सी जैसे शब्द बना पाना। अंश से पूरे के संबंध को समझ पाना, जो यह जानने के लिए अनिवार्य है कि शब्द बनाने के लिए अक्षरों को मिलाया जाता है और वाक्य बनाने के लिए शब्दों को एक साथ रखा जाता है। अपरिवर्तनीयता, इनवेरिएंस के अर्थ को समझना, यह समझना कि अक्षरों और शब्दों को चाहे किसी भी रंग या आकार में लिखा जाए, अक्षर वही रहते हैं और उनकी ध्वनि में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। पर्याप्त समय के लिए कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाना, अर्थात उपयुक्त समय तक ध्यान दे पाना। वस्तुओं और घटनाओं को याद रखना और वर्गीकरण कर पाना। दाएं बाएं, ऊपर नीचे जैसी संकल्पनाओं को समझ पाना, चूंकि ये सभी पढ़ने और लिखने के कौशलों के विकास में सहायक होती है। इन कौशलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सीखने के अवसर प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए ऐसे कई खेल आयोजित किए जा सकते हैं जो पठन पूर्व तथा लेखन पूर्व कौशलों को सीखने में सहायक हों। ये खेल भाषाई विकास को बढ़ावा देते हैं और सामान्यतः बच्चों द्वारा पसंद किए जाते हैं। खंड 5 में इन कौशलों को बढ़ाने वाली क्रियाओं के बारे में आप और विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश शाला पूर्व केंद्रों में बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाते समय उन्हें संख्याओं और वर्णमाला का पहचानना और लिखना सिखाया जाता है, ताकि वे बोले गए अक्षर की ध्वनि को लिखे गए अक्षर से संबद्ध कर सके। अधिकांश माता-पिता यह आशा करते हैं कि शाला पूर्व केंद्रों में बच्चों को संख्याओं और वर्णमाला का ज्ञान कराया जाए, ताकि उन्हें स्कूल में आसानी से प्रवेश मिल सके। यद्यपि इन संकल्पनाओं को सिखाने के लिए बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना जरूरी है, तथापि यह याद रखना भी जरूरी है कि इन संकल्पनाओं को सिखाने के लिए बच्चों के साथ जोर-जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से संभवतः वे इन कौशलों को सीखने में रुचि खो बैठे या शाला पूर्व केंद्र जाने से इनकार कर दे या फिर कोई अन्य प्रतिकूल व्यवहार दिखाए। यहाँ यह दोहराना जरूरी है कि इन कौशलों को सीखने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपयुक्त वर्णित पठन पूर्व और लेखन पूर्व सभी कौशल बच्चों में विकसित है या नहीं। बच्चे में पढ़ने और लिखने के लिए तत्परता और पढ़ना व लिखना सीखने की इच्छा के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। बोध प्रश्न 1, 2 नीचे दिए गए स्थान में संक्षेप में बताइए कि पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों से आप क्या समझते हैं। इन कौशलों के विकास के लिए शाला पूर्व बच्चों को अनुभव प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है? वर्णन कीजिए। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को 19.3 भाषा का प्रयोग। खंड 3 की इकाई 14 में आपने पद्म की 13 से 36 माह के बच्चे किस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि 13 से 36 माह के बच्चे भाषा की सहायता से अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, सूचना देते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपनी क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। शाला पूर्व बालिका भी इन सभी कार्यों के लिए भाषा का इस्तेमाल करती है, किंतु वह ऐसा कर पाने में और दक्ष हो जाती है
तथा इसके अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी भाषा का प्रयोग करती है। आइए अब पढ़ें कि शाला पूर्व बच्चे भाषाई कौशलों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाषा किस प्रकार सहायक होती है। प्रमुख रूप से भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने, सामाजिक संपर्कों तथा संबंध स्थापित करने, उन्हें बनाए रखने और समाज तथा संस्कृति को समझने में सहायक होती है। शुरू में बच्चे इन सभी लक्ष्यों के लिए भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते, परंतु जो वे बड़े होते हैं, उनके भाषाई कौशलों में सुधार आता है और वे उपर्युक्त कार्यों के लिए भाषा को प्रयुक्त करने लगते हैं। शाला पूर्व बच्चों की लगभग सभी क्रियाओं में बातचीत शामिल होती है। खेलते हुए भी बच्चे अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया के बारे में अपने आप बोलते हुए टिप्पणी करते हैं। आपने पिछले खंड की इकाई 14 में पढ़ा कि ये बोलना बच्चों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। शोधों से पता चलता है कि शुरू में जब बच्चे पहले बोलना सीखते हैं तो प्रत्येक क्रिया के बाद टिप्पणी करते हैं, क्योंकि 2 वर्षीय बालिका एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। यदि 2 वर्षीय बालिका कुछ कर रही होती है और वयस्क उसे कुछ निर्देश देते हैं, तो उसका ध्यान उस कार्य से बंट जाता है, अर्थात एक समय पर वे एक चीज पर ही ध्यान दे सकती है। वर्टिकल बार बाद में बच्चों के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं होता, अर्थात अब वे वयस्कों के निर्देशों को खेलते कुछ करते हुए सुन सकते हैं और उनका ध्यान भी भंग नहीं होता। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। क्रिया के साथ प्रौखिक निर्देशों का एकीकरण बच्चों को अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता की ओर अग्रसर करता है। आप पढ़ चुके हैं कि 13 से 36 माह के बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। 4 साढ़े 4 वर्ष के होने पर अर्थात शाला पूर्व अवस्था के अंत तक वे इस भाषा का आभ्यंतरीकरण करने लगते हैं। अब कुछ करते समय वे किए जाने वाली क्रिया को निर्देशित करने के लिए हमेशा ऊंचा नहीं बोलते। 8-9 वर्ष के होने पर यह निजी भाषा उनके विचारों का हिस्सा बन जाती है। अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए उन्हें अब ऊंचे स्वर में बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि अब बच्चे भाषा का प्रयोग दक्षता से कर सकते हैं। आता प्रयोग और गलती की विधि पर ही आश्रित न होकर वे अब अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए विचार शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं कि संज्ञानात्मक और भाषाई विकास परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं। भाषा संज्ञानात्मक संकल्पनाओं को प्रतीकात्मक शब्द प्रदान करती है और संकल्पनाओं को समझने के पश्चात ही बच्चे उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को सीखते हैं। शाला पूर्व वर्षों में बालिका बोले गए शब्दों को समझकर घटनाओं और वस्तुओं को वर्गीकृत कर पाती है। इस प्रकार भाषा घटनाओं और वस्तुओं के वर्गीकरण में सहायक होती है। शाला पूर्व वर्षों में फैंटेसी को अभिव्यक्त करने के लिए भी बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। वे आपको रोचक कहानियां सुनाएंगे। अगर वे कोई सुनी हुई कहानी सुनाते हैं तो वे कहानी को सही क्रम में सुना पाते हैं। कहानी सुनाते समय वे अवाचिक संप्रेषण, हाव भाव, हाथों की चेष्टाएं आदि का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी वे स्वयं कहानी बनाकर भी सुनाते हैं और उनकी इन कहानियों को सुनते समय वयस्क महसूस करते हैं कि बच्चे मिथ्या बोल रहे हैं। तथापि कभी कभी बच्चे यथार्थ और फैंटेसी को एक ही समझने लगते हैं, अर्थात इन्हें अलग अलग नहीं देखते। फैंटेसी के दौरान वे अपनी भाषी कौशलों पर प्रयोग और अन्वेषण कर रहे होते हैं। भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके द्वारा हम अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर पाते हैं और अपने विचार, धारणाएं, संवेग, इच्छाएं, जरूरतों के बारे में दूसरों को बता सकते हैं और इस प्रकार हमारी लोगों से जान पहचान बढ़ती है और हम उनसे मित्रता कर पाते हैं।
किसी वार्तालाप को शुरू करने और जारी रखने के लिए शाला पूर्व बच्चे विभिन्न तकनीकों को प्रयोग करते हैं। इकाई 14 के उपभाग 14.6 में आपने पद्म की किस प्रकार प्रश्न पूछकर बिंदु ने अपनी माँ और अपने बीच बातचीत को जारी रखा। शाला पूर्व वर्षों में बच्चे प्रश्न पूछने की तकनीक के साथ साथ अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का ब्यौरा भी देते हैं। वे अपने खिलौनों, योजनाओं, परिवार में घटित घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। इस प्रकार शाला पूर्व सच्चे भाषा के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं और सामाजिक संपर्क बनाए रखते हैं। यदि आपने किसी शाला पूर्व बच्चे को उम्र में अपने से छोटे बच्चों से बात करते सुना हो तो आपने देखा होगा कि उनसे बातचीत करने का उनका तरीका वयस्कों और हमउम्रों से बातचीत करने के तरीके से काफी भिन्न होता है। यह भी सच है कि बच्चे केवल वयस्कों का अनुकरण करके ही खेटे बच्चों के साथ ऐसी बोलचाल की शैली नहीं अपनाते। बड़े होते होते शायद बच्चे सीखने लगते हैं कि छोटे बच्चों के भाषाई कौशल सीमित होते हैं। बच्चे अपने से छोटे बच्चों की तरफ संवेदनशील। 19.4 भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। खंड 1 की इकाई 3 में हमने विकास के लिए आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अंततः निष्कर्ष में हमने यह भी कहा है कि आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की परस्पर अंतःक्रिया द्वारा ही विकास के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात संज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक या सामाजिक और संवेगात्मक क्षेत्रों का विकास प्रभावित होता है। इस उपभाग में हम भाषाई विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, जो कि भाषाई कौशलों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। आपने खंड 2 में पद्म की हमें भाषा सीखने के लिए अंतर्निहित क्षमता होती है। जबकि हमको पर्याप्त मात्रा में औपचारिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नहीं मिलता तब भी हम सहज रूप से बोलना सीख लेते हैं। हम ये विलक्षण उपलब्धि कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आइए अब हम इस तथ्य को समझने के लिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ें। आपने पढ़ा कि विकास के अन्य क्षेत्र अर्थात संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षेत्रों का विकास भाषाई विकास को प्रभावित करता है। भाषा सीखने से पहले कई प्रकार के संज्ञानात्मक कौशलों का सीखना अपेक्षित है। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि हमारे मस्तिष्क में भाषा संबंधी क्षेत्रों की परिपक्वता के फलस्वरूप ही भाषा सीखी जा सकती है। अतः यदि हम यह कहें कि भाषा का विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है, तो यह गलत नहीं होगा। आइए पढ़ें कि विभिन्न क्षेत्र का विकास भाषा अर्जन में कैसे सहायक होता है। सामाजिक कौशलों के विकास के परिणामस्वरूप बालिका अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करती है, उनसे बातचीत करके अपने विचार, धारणाएं, संवेग, इच्छाएं व्यक्त करती है और उनकी भावनाओं, जरूरतों, विचारों के बारे में जानती है। ऐसा करने से वह कई नए शब्द सीखती है, उनका उपयुक्त प्रयोग करना सीखती है और अधिक प्रभावशाली ढंग से वयस्कों की भांति बोलना सीखती है। बच्चे अपने वातावरण के बारे में जानने के लिए अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं। अपने अन्वेषण और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया के दौरान बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा वे नए नए शब्द और उनका प्रयोग सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों से बातचीत करते समय वयस्क उनके द्वारा उच्चारित गलत कथनों या शब्दों का सही उच्चारण बताते हैं और उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। वयस्कों को बातचीत करते देख बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उनका अनुकरण भी करते हैं। इसी प्रकार खेल खेल में ही वे वयस्कों की भांति बोलना सीख जाते हैं। आपने खंड 3 में यह भी पढ़ा कि केवल अनुकरण करके ही नहीं अपितु बच्चे कुछ ऐसे वाक्य भी बोलते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होता, अर्थात वे वाक्यों का स्वयं सृजन करते हैं। 19 अंश भाषाई विकास को बढ़ावा देना। आप जानते हैं कि सक्रिय रूप से बोलने और सुनने के दौरान ही बच्चे भाषा का इस्तेमाल करना सीखते हैं।
अतः जिन बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनकी बातचीत को ध्यान से सुना जाता है, वे बच्चे बेहतर भाषाई योग्यताएं प्रदर्शित करते हैं। अपने भाषाई विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में पिछले खंडों में पढ़ा है। बच्चों के भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी बातचीत बच्चों के अनुरूप हो और उन्हें हमसे बात करने में मजा आए, तभी वे भाषा सीखने में अभिरुचि दर्शाएंगे और तीव्रता से उनका शब्द भंडार भी बढ़ेगा। यदि हम प्रश्न उत्तर के माध्यम द्वारा बच्चों को जानकारी प्रदान करते हैं, तो जल्दी ही वे ऐसे वार्तालाप में दिलचस्पी खो बैठते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से सिखाने का नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी मुक्त रूप से बोलने का अवसर देना चाहिए। उनको अपनी पसंद के विषय पर बात करने से नहीं रोकना चाहिए। उदाहरण के लिए आप उनसे दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में पूछ सकते हैं कि आज आपने स्कूल में क्या किया? तुमने यह बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी है। कहाँ से खरीदी? इस प्रकार के प्रश्नों से आप बच्चों को इन विषयों के बारे में बातचीत करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और समुचित जानकारी भी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार्य में व्यस्त हैं और बालिका आकर आपसे कहती है, मैं आपको कहानी सुनाऊं, तो यह कहने के बजाय, मुझे तंग मत करो, अभी मैं काम कर रही हूं, यह कहना उचित होगा। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूं लेकिन पहले यह काम कर लूं। ऐसा कहने से बालिका भविष्य में आपसे बातचीत करने से कतराएगी नहीं। बच्चों की गलतियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें समझाकर बताना चाहिए कि उनकी गलती क्या है, वे उसका ठीक विकल्प भी बताना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वयस्कों को नहीं आता। ऐसे बच्चे को गलत उत्तर देने की बजाय या यह कहने की बजाय, मेरे पास तुम्हारे बेकार के प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है, बेहतर होगा यदि आप बच्चे से कहें, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम, चलो पापा से पूछते हैं, या फिर इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा, चलो शब्दकोश में इसका मतलब ढूंढे, आदि। आइए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझें कि बच्चों की भाषा के विकास को पालनकर्ता ने किस प्रकार प्रोत्साहित किया। बालिका, आंटी देखो, मुझे पंख मिला। पालनकर्ता, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। कितना मुलायम है। बालिका, हाँ, और यह काले रंग का है। पालनकर्ता, काले। बालिका, देखो यहाँ से काला है और इसकी डंडी भी नुकीली है। पालनकर्ता, डंडी, ओह तुम्हारा मतलब पंख का यह वाला हिस्सा। हिन। बालिका, हाँ, देखो यह नुकीला है। जब मैं इसे अपने हाथ में दबाती हूँ तो निशान पड़ जाता। पालनकर्ता, तुम्हारे विचार में क्या हम इससे लिख सकते हैं? शायद पेन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालिका, अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पालनकर्ता, चलो कोशिश करते हैं। एक अन्य उदाहरण में बालिका और अध्यापिका के बीच बातचीत का ब्यौरा निम्नलिखित है। बालिका, आंटी देखा मुझे क्या मिला। अध्यापिका, यह क्या है? बालिका, पंख। अध्यापिका, हाँ यह तो कोए का पंख है, यह काले रंग का है। अनीता, इसका रंग क्या है? बालिका, कोए का पंख। अध्यापिका, मैंने क्या पूछा था तुमसे? इसका रंग कैसा है? बालिका, काला है। अध्यापिका, हम पंख से पेन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बालिका, पता नहीं। अध्यापिका, चलो मैं बताती हूँ कि इससे पेन कैसे बना सकते हैं। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों द्वारा आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि बच्चों से बातचीत करने का कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है। पहले उदाहरण में पालनकर्ता का तरीका बाल केंद्रित है। आपने खंड 2 की इकाई 11 में पालनकर्ता की बाल केंद्रित मनोवृत्ति के बारे में पढ़ा। दूसरे उदाहरण में अध्यापिका बच्चे की रुचि को ध्यान में न रखते हुए उसकी अवहेलना करती हैं।
पहले उदाहरण में बातचीत का प्रवाह सहज था और बच्चों से पालनकर्ता कोई प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछती और फिर भी उसे पंख के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह बच्चों के प्रश्नों के प्रति संवेदनशील भी है और उनके प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर भी देती है। इससे बच्चों की पंख के बारे में उत्सुकता और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। अपने बताने की शैली से पालनकर्ता बच्चों को अपना मनोभाव और अपनी मानसिक प्रवृत्ति संप्रेषित कर देती है। बच्चों से बातचीत करते समय यह जरूरी है कि पालनकर्ता उन्हें तनावमुक्त और प्रसन्नचित्त रखे और साथ ही उन्हें सुरक्षा की भावना भी प्रदान करे। अंततः पालनकर्ता को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को कविताएं, गाने, कहानियां आदि सुनने में बहुत मजा आता है। बच्चों के लिए परिवेश सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए उन्हें कविताओं, लोकगीतों आदि में शामिल करना चाहिए। इनसे भी वे नए नए शब्द सीखते हैं। बच्चे कहानियां सुनने, स्वयं गढ़कर कहानी सुनाने में अभिरुचि दर्शाते हैं। किताब में दिए गए चित्रों के अनुसार कहानी सुनाने में उन्हें बहुत मजा आता है। कहानी सुनने सुनाने के दौरान भी बच्चों के भाषाई कौशल विकसित होते हैं। इसके बारे में खंड 5 में आप विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। शाला पूर्व वर्षों में बच्चों के पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों के विकास के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। 19.6 बाल्यकाल में भाषा संबंधी समस्याएं। आप शैशवावस्था और शाला पूर्व वर्षों के अंतर्गत भाषाई विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आप विभिन्न आयु वर्गों के भाषाई मानदंडों से भी परिचित हैं। बच्चों के भाषाई विकास में सामान्य विलंब आपकी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यदि बच्चों की भाषा का विकास नियमानुसार नहीं हो रहा हो तो उसकी ओर आप बिल्कुल ध्यान ही न दें। भाषाई विलंब अनिवार्य संकेत हैं, जो आपको भाषाई समस्याओं के बारे में सूचित करते हैं। इन विलंबों की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी दिमागी विकार, क्षति या श्रवण शक्ति संबंधी विसंगतियों को सूचित करते हैं। भाषाई विकास में विलंब अन्य क्षेत्रों के विकास अर्थात सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे ही पालनकर्ता ऐसे विलंबों को देखती है, तो उसे तुरंत ही माता-पिता से इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। उसे भाषा विशेषज्ञ की सहायता भी लेनी चाहिए। चिकित्सक की सहायता से भी आप भाषा विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि यदि छोटी उम्र में ही किसी समस्या के बारे में पता चल जाए और उसका इलाज किया जाए तो संभवतः बच्चे की समस्या न रहे और उसका सही उपचार किया जा सके। बड़े होने तक इंतजार करने से मुमकिन है कि अन्य क्षेत्रों के विकास को भी क्षति पहुँचे। समस्या उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हैं, जो इस प्रकार से हैं। अगर बालिका की श्रवण शक्ति क्षीण है, तो वह वाक् ध्वनियां उत्पन्न नहीं कर पाएगी। बालिका के स्वर यंत्रों अर्थात नासिका नली, जिह्वा आदि में विकार या दिमागी क्षति वाक् ध्वनियां उत्पन्न करने में अक्षम होना। संवेगात्मक समस्या भी बालिका को भाषा समझने और बोलने में हस्तक्षेप कर सकती है। बालिका को शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार, श्रवण सहायक साधनों, हियरिंग एड्स, वाक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी और अथवा संवेगात्मक समस्याओं से निपटने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बाल्यावस्था में भाषा संबंधी सामान्य समस्याएं हैं: उच्चारण संबंधी समस्या, किसी विशिष्ट वाक् ध्वनियों के मिश्रण को अभिव्यक्त करने की समस्या और हकलाना। मानदंडों को सीखने में विलंब भी एक समस्या हो सकती है। आइए अब समझें कि इन समस्याओं के क्या कारण हो सकते हैं और इनके समाधान के लिए पालनकर्ता की क्या भूमिका होती है। उच्चारण संबंधी समस्या। यह समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इससे बच्चों को कुछ ध्वनियों को स्पष्टता से व्यक्त करने में कठिनाई होती है। आपने पढ़ा कि शाला पूर्व वर्षों में काफी बच्चे ब, सर जैसी ध्वनियों उत्पन्न नहीं कर सकते। यह बड़े होने का एक सामान्य पहलू है। कुछ बच्चों को कोई विशिष्ट ध्वनि या ध्वनियों के मिश्रण को बोल पाने में मुश्किल होती है।
वे एक वनि के लिए कोई अन्य वनि भी प्रयुक्त करते हैं। उदाहरणतः र वनिक के लिए ल वनिक का प्रयोग, श के लिए फ जैसे राजू के लिए लाजू और छुट्टियों के लिए फुट्टियों का इस्तेमाल। ऐसे वनि प्रतिस्थापन को तुतलाना कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जिह्वा की गति में समन्वय नहीं होता और फलस्वरूप बालिका सही ध्वनियों को उच्चारित नहीं कर पाती। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि बालिका इन दो ध्वनियों के अलग अलग ध्वनियों के रूप में नहीं सुनती अतः बोलते समय उनके उच्चारण में वह गलती करती है। वाक् संबंधी यंत्रों के विकार से भी ध्वनियों की उपयुक्त ध्वनि उत्पन्न करने में कठिनाई आती है। चिकित्सक से जांच करवाने से आप प्रत्येक बच्चे की समस्या के बारे में जान सकेंगे। यद्यपि ऐसी समस्या प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करने में बाधा है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, तथापि यह कोई विसंगति नहीं है और यदि जल्दी ही इसकी जांच करवाकर उचित उपचार किया जाए तो यह समस्या दूर भी हो सकती है। हकलाना दो प्रकार का होता है। कुछ मामलों में बच्चे किसी एक व्यंजन या स्वर की बनी पर अटक जाते हैं और बार बार उसे दोहराते हैं, जैसे लल्ललाल। अन्य मामलों में शब्द के बीच में काफी देर तक अटक जाते हैं और रुक कर बोलते हैं, जैसे रू, माल, पह, नावा। दोनों ही प्रकार की हकलाहट के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं है, पर दोनों का ही तनाव, भय और व्यग्रता से घनिष्ठ संबंध हैं। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में या वह स्थिति जो भय और व्यग्रता को बढ़ावा देती है, इसमें यह समस्या और अधिक हो जाती है। संवेगात्मक और मनोभावों के बीच अंतर्द्वंद्व के कारण भी ऐसी विसंगति हो सकती है, क्योंकि ये तनाव को बढ़ाते हैं। अन्य कारण यह हो सकता है कि बच्चे ठीक रूप से सुन नहीं पाते हैं। कुछ सिद्धांत तो यह भी कहते हैं कि ठीक प्रकार से बोलना न सीख पाना भी इसका एक कारण हो सकता है। जो बच्चे हकलाते हैं, उनकी कांपती आवाज में एक तनाव सा होता है या बोलते समय उनके गर्दन की मांसपेशियों खिंच जाती है। हकलाहट के कारण उत्सुकता होती है और उत्सुकतावश बालिका स्पष्ट नहीं बोल पाती और यही उत्सुकता उसकी भाषा को बिगाड़, खराब बना देती है। हकलाने वाले व्यक्ति के लिए यह एक दुश्चक बन जाता है। विकासात्मक विलंब। कुछ बच्चों के भाषा सीखने में असामान्य रूप से देरी हो जाती है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चों को कम सुनाई देता हो या दिमाग को हल्की सी क्षति पहुंची हो या परिवार में तनाव हो या तनावपूर्ण वातावरण में एक से अधिक भाषा सीखने के लिए उन्हें विवश किया जा रहा हो। उनमें से कुछ बच्चे, विशेषकर दिमागी क्षति से ग्रस्त बच्चे या स्वर यंत्र या नासिका मार्ग की विकृति वाले बच्चों का भाषा स्तर कभी भी वयस्कों की भाषा स्तर के अनुरूप नहीं हो सकेगा। लेकिन कुछ अन्य विसंगतियों वाले बच्चों की विशेष देखभाल और उपचार से सहायता की जा सकती है। कुछ गंभीर मामलों में घर में ही पर्याप्त प्रेरणा का अभाव होने या बालिका के लिए कोई समुचित आदर्श नहीं होने के कारण बालिका के भाषाई विकास में विलंब हो जाता है। इस प्रकार के मामले के बारे में आपने खंड 1 में पढ़ा, जिसमें बालिका की मां बोलती नहीं थी अतः बालिका भाषा अर्जित नहीं कर सकी। तथापि विशेष उपचार करके बालिका को संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग करना सिखाया जा सकता है। पिछले अनुच्छेदों को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल और विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती है। शायद आप जानना चाहें कि ऐसे में पालनकर्ता की क्या भूमिका होती है। सर्वोपरि और सर्वप्रथम, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पालनकर्ता को बालिका के आसपास के अन्य वयस्कों से बात करनी चाहिए। यदि वह महसूस करती है कि बालिका का भाषाई विकास अन्य औसत बच्चों की तुलना में काफी पीछे है और इस विलंब का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो भाषा विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार की समस्याओं के उपचार के लिए प्रारंभिक वर्ष निर्णायक होते हैं, क्योंकि यह वर्ष भाषाई विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं
कि यदि बालिका प्रारंभिक वर्षों में बोलना नहीं सीखती तो बाद में उसे प्रवाह में बोलना सिखाना कठिन हो सकता है। पालनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बालिका को जल्दी ही भाषा विशेषज्ञ की सहायता प्रदान कराई जाए। इसी के साथ पालनकर्ता को यह भी याद रखना चाहिए कि न बोल पाने की विसंगति वाले बच्चे अन्य पहलुओं में बच्चों से भिन्न नहीं होते। अन्य बच्चों के समान ही उन्हें भाषा सीखने के लिए व्याख्या, स्पष्टीकरण और अवसरों की आवश्यकता होती है। वे भी भाषा संबंधी अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं और बोलना सीख रहे हैं। वे भाषाविषयक परिवेश अर्थात वे परिवेश जहां उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और गाने, कहानियां, कविताएं व बातचीत सुनने की मिलती है, में अनुक्रिया दिखाते हैं। संभवतः वे लंबे लंबे वाक्य न बोल पाएं या विशिष्ट शब्दों का उच्चारण न कर पाए, परंतु वे वयस्कों की जटिल भाषा को समझते हैं और विभिन्न ध्वनियां सुनने में उन्हें मजा आता है। आप जानते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं। यही वह समय है जब पालनकर्ता को बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पालनकर्ता इस तरीके से खेल व्यवस्था कर सकती है जिसमें बच्चे एक दूसरे से बात करें, प्रश्न पूछें, अपने द्वारा किए जा रहे काम को बताएं। उदाहरण के लिए, 5-6 बच्चों के सामूहिक खेल की व्यवस्था करना, बड़े कागज पर छोटे छोटे चित्रों को जोड़कर समुचित चित्र बनाना या गुटकों से कमरे में रेलगाड़ी बनाना। न बोल पाने की विसंगति वाले बच्चों के लिए भाषा विशेषज्ञों का मार्गदर्शन अनिवार्य है। माता पिता को बच्चों के विकास की धीमी प्रगति को स्वीकार करना पड़ेगा और यह उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि बोलने की समस्या थोड़े समय में ही दूर ले जाएगी। ऐसे बच्चों को माता पिता को समर्थन एवं प्रोत्साहित करने वाला परिवेश प्रदान करना चाहिए। माता पिता का रवैया ऐसे बच्चों के साथ सकारात्मक एवं सहयोगपूर्ण होना चाहिए। तुतलाने, हकलाने जैसी भाषा संबंधी समस्या से लोगों का ध्यान अनायास ही ऐसी बालिका की ओर केंद्रित हो जाता है। इससे बालिका सचेत हो जाती है और तनाव महसूस कर सकती है। इससे उसकी समस्या और भी बढ़ सकती है। पालनकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि आसपास के अन्य लोग बालिका को चिढ़ाएं या तंग न करें। दूसरे शब्दों में, अध्यापकों, माता-पिता और अन्य लोगों को, प्रत्येक को, यह बताना होगा कि यह बालिका अन्य बच्चों से भिन्न नहीं है और वे बालिका के विकास के लिए प्रेरक परिवेश बनाने में सहायता करें। भाषा संबंधी समस्याएं। विकासात्मक विलंब अर्थात भाषाई विकास में असामान्य विलंब जिसे आसानी से बताया नहीं जा सकता। कारण। उच्चारण संबंधी समस्या अर्थात हकलाना दो प्रकार का होता है। एक, शब्द बोलने के प्रयास में व्यक्ति का शब्द के बीच में रुकना, उदाहरणतः रा, म। कारण। 2, किसी व्यंजन या स्वर की ध्वनि पर अटक कर बार बार उसे दोहराना जैसे रर्रम। कारण। तुतलाना अर्थात किसी ध्वनि या ध्वनियों के मिश्रण को बोल पाने में कठिनाई। कारण। 19.7 सारांश। इस इकाई में शालापूर्व वर्षों में भाषा के विकास का वर्णन है। इस इकाई में आपने पढ़ा कि इन वर्षों में बालिका का शब्द भंडार बढ़ता है। शालापूर्व बालिका और अधिक शब्दों का प्रयोग करती है और अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए अवाचिक संकेतों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग करती है। वह तुलनात्मक शब्दों जैसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा खे जैसे और स्थानवाचक शब्दों का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि। अपनी भाषा में बालिका भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है। उसकी वाक्य रचना भी अपेक्षाकृत अधिक जटिल हो जाती है। ये विकास बालिका की विकासशील संज्ञानात्मक योग्यताओं का परिणाम है। बालिका आकार, बनावट, स्थान, गति, समय की संकल्पनाओं को समझने लगती है, जो कि उसके भाषाई विकास को बढ़ाते हैं। शालापूर्व बालिका से 13 से 36 माह की बालिका में प्रमुख भिन्नता यह होती है कि शालापूर्व बालिका सोच विचार कर बोलती है,
अपनी बात को समझाने के लिए वाक्यों को परिवर्तित करती है और भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करती है। दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझने की योग्यता के परिणामस्वरूप वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले रूपकों, उपमा और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से वाक्यों के अक्षरशः और निहित अर्थ समझने लगती है। इन वर्षों की प्रमुख उपलब्धि है बालिका की बोले गए और छपे लिखे हुए शब्द को संबद्ध कर पाने की योग्यता। अतः इसी अवस्था में पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। भाषाई विकास के लिए आयोजित क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनकी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने, प्रतीक शब्दों को प्रयोग करने और बोले गए तथा लिखे गए शब्दों के बीच संबद्धता को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खेल के दौरान बच्चे खेल सामग्री को उठाने, पकड़ने, जांचने, समझने, नल खोलने बंद करने, मोती पिरोने, दरवाजा खोलने, पहेलिकाओं को पूरा करने आदि का प्रयास करते हैं। वे कला सामग्री से खेलते हैं, जहां कहीं भी कोई भी स्थान मिले वहां पेंसिलों या रंगों से स्क्रिबलिंग करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और भिन्न भिन्न आकृतियां बनाते हैं। इन क्रियाओं से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अभ्यास करने के विभिन्न अवसर मिलते हैं और साथ ही साथ वे प्रतीकों की संकल्पना को समझते हैं। शाला पूर्व वर्षों में ये कौशल और अधिक विकसित होते हैं और 4 से 6 वर्ष में वे सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण से करते हैं और कुछ अक्षर, वर्ण और संख्याएं भी लिखते हैं। वे अक्षर की ध्वनि और उसके प्रतीक अर्थात लिखे गए अक्षर तथा आकार और आकार को संबोधित करने वाले चिन्ह में संबंध समझते हैं। भाषाई विकास के क्षेत्र में बढ़ते हुए कौशल 13 से 36 माह के बच्चे या शिशु की तुलना में बालिका की अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाषा का प्रयोग करने में सहायता करते हैं। इच्छाएं, भावनाएं व्यक्त करने, जानकारी देने, प्रश्न पूछने, अपने को निर्देश देने के साथ ही शाला पूर्व बच्चे भाषा का प्रयोग घटनाओं और वस्तुओं का वर्गीकरण करने, फैंटेसी अभिव्यक्त करने, बातचीत शुरू करके उसे बनाए रखने, सामाजिक संपर्क बनाने में भी सहायक होती है। इस इकाई में हमने भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों और भाषाई विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने की महत्ता पर भी चर्चा की है। हमने बताया कि तनाव मुक्त, समृद्ध भाषाई परिवेश बच्चों का अपनी इच्छाएं, संवेग आदि व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त हमने साधारण भाषा संबंधी समस्याओं का ब्यौरा भी दिया है। अधिकांश समस्याएं उच्चारण और बोल पाने में विलंबता से संबद्ध है। कुछ समस्याओं का उपचार भाषा विशेषज्ञ कर सकते हैं और अन्यों में यदि माता-पिता संवेदनशील और समृद्ध भाषा या परिवेश प्रदान करें तो उनके भाषा का अनुकूलतम विकास हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।